हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा बिहार संपादकीय समाचार। इसमें देखेंगे हम कि बिहार जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है, तो उसको कवर कर लेते हैं। इसमें पॉइंट होगा कि 8 अगस्त को सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास हेतु कुल 882 करोड़ 87 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इस मंदिर के समग्र विकास हेतु 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि इस मंदिर 156 फीट ऊंचा होगा, जो अयोध्या के 161 फुट लंबे राम मंदिर से 5 फुट जो है आपका कम होगा। अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार जो है चंद्रकांत सोमपुरा ने इस मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया है। मंदिर और इसके गर्भगृह में मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे मेन पॉइंट होगा क्या कि इसको याद रखिएगा कि कितना करोड़ रुपया का स्वीकृति दिया गया, तो 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति बिहार सरकार के द्वारा दिया गया और 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। और इस मंदिर की ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 156 फुट होगा, जो कि अयोध्या मंदिर की ऊंचाई कितना है आपका 180 फीट है। आगे देखते हैं, और इस मंदिर का डिजाइन किनके द्वारा किया गया है, तो आपका चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं कि राम मंदिर रामायण सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो पुनौरा धाम स्टेशन को अयोध्या जनकपुर कहाँ में हो जाएगा, तो आपका नेपाल में हो जाएगा। चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थानों से जोड़ा जाएगा। तीर्थयात्री राम, सीता और लौकुश के पद चिन्हों पर चलते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त पहल से सीमा पार पर्यटन को भी बढ़ावा आपको मिलेगा। आगे देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को मिली सौगात को देखेंगे, जो कि आपका केंद्रीय बजट 2025-26 का है। इसमें आपका हवाई सफ़र की नई उड़ानें होगा, जो कि आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किया जाएगा। पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। आगे देखेंगे कि मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा, तो मखाना प्रोसेसिंग कंपनी को मिलेगा लाभ। बोर्ड से उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। मखाना प्रोसेसिंग में 5 लाख परिवारों का जीविकोपार्जन किया जाएगा। आगे देखेंगे कि पश्चिमी कोसी नहर में वित्तीय सहायता देखेंगे, तो बाढ़ सुरक्षा के साथ सिंचाई सुविधा की जाएगी। किसानों को मिलेगी सूखे से राहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना किया जाएगा। खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आईआईटी पटना का विस्तार किया गया है, तो विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था किया जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप, जो कि आपका 29 जुलाई 2025 को वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। यह संरचना 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। इसमें 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिए थे। इस स्तूप का निर्माण जो है आपका पुष्पकरणी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे किया गया है, तो पुष्पकरणी तालाब पे किया गया है और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास में किया गया है। संग्रहालय की पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की पवित्र अवशेष पेटिका स्थापित की गई है। आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार बिहार के वैशाली जिले में एक स्तूप का निर्माण पूरी तरह से पत्थर से किया गया है, जिसमें सीमेंट, ईंट या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो
प्योर जो है आपका स्पूत जो बना है प्योर पत्थर से बना हुआ है। इसमें जो है सीमेंट मीट कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई विश्व प्रसिद्ध सांची स्पूत से लगभग जो है आपका दुगनी है। 4200 बलुआ पत्थर खंडों को बिना किसी चिपकाने वाली सामग्री के टंग एवं ग्रूव तकनीक का उपयोग करके इसको जोड़ा गया है। टंग एवं ग्रूव तकनीक क्या होता है, जैसे कि देखिए आप बचपन में देखे होंगे कि इस तरह से खिलौना होता है, इस तरह से आपका खिलौना होता है और यहाँ पे एक आ गया तो देखिए अगला शिफ्ट जो होता है यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो इस खिलौना के आप देखेंगे तो वही टेक्निक यहाँ पे टंग एवं ग्रूव तकनीक का उपयोग कर करके इस पत्थर को जोड़ा गया है, जो कि बिना सीमेंट के और बिना किसी गम के इसको चिपका दिया गया है। भव्य प्रवेश मंदिर सांची तोरण की तर्ज पर बनाया गया है। इस परिसर में एक ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, अंगूतक केंद्र, संग्रहालय ब्लॉक, सेम्फी थिएटर, कैफेटेरिया और 500 किलोमीटर वाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी आदि लगाया गया है। आगे देखेंगे कि उड़ीसा के कलाकारों द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति इस स्थल के विशिष्ट प्रतीक के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार, जारीकर्ता जो होता है आपका केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। आगे देखते हैं कि इससे क्या रिलेटेड हो जाएगा। इससे रिलेटेड होगा आपका कि कुल अंकों के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को आपका 21वां स्थान मिला है। और पटना को 12,500 में से 10,584 अंक दिया गया है। बड़े शहरों के श्रेणी में 3 से 10 लाख की आबादी वाले में बिहार शहर की रैंकिंग को हम देखेंगे तो गया जिला को आपका 27 रैंकिंग दिया गया है, भागलपुर को 64 रैंकिंग दिया गया है और मुजफ्फरपुर के जो है आपका 78 रैंकिंग दिया गया है और पटना को जो है आपका 21 रैंकिंग दिया गया है। आगे देखेंगे कि बिहार के 142 शहर सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए अंतिम 3 शहर को देखेंगे तो अंतिम 3 शहर जो हो जाएगा आपका चनपटिया जो कि 142 नंबर का हो जाएगा, कस्बा जो कि आपका 141 नंबर का होगा, फारबिसगंज जो कि आपका 140 नंबर का होगा। आगे देखेंगे कि बिहार में कुल 17 गंगा शहर है। बिहार में कुल 17 गंगा शहर है, जिसमें कुछ गंगा शहरों की रैंकिंग देखेंगे तो पटना के 4 रैंकिंग दिया गया है, भागलपुर के 15 रैंकिंग दिया गया है और छपरा को जो है आपका 19 रैंकिंग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वेक्षण के दौरान बिहार में गंगा किनारे स्थित 78 घाटों का कवर किया गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 78 घाटों का कवर किया गया था। बिहार का कोई भी शहर मध्यम, लघु एवं अति लघु श्रेणी में नहीं आया। बिहार से पटना को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बिहार के पटना को जो है प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आगे देखेंगे कि गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया जी को 3 स्टार रेटिंग, जो कि आपका गार्बेज फ्री सिटी कचरा मुक्त शहर में पटना, बिहार के पटना और गया को 3 स्टार रेटिंग मिला है। वही भागलपुर और सुपौल को जो है आपका 1 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है और भागलपुर और सुपौल को जो है आपका 1 स्टार रेटिंग दिया गया है। मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और 58 कैंटोनमेंट शहर में दानापुर को सफाई के मामले में जो है आपका 44वां स्थान दिया गया है। इस तरह से जो होगा एक एक पॉइंट को याद करना होगा, क्योंकि पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है आपको। आगे देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कि राज्य के वृद्धाजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये की जगह जो है आपका 1100 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह 10 तारीख को आपको दे दी जाएगी। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1,11,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों के खाता में 12,1227.27 करोड़ रुपया जो है आपका हस्तांतरित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल
अभ्यर्थी में 54.5% जो है आपका महिलाएं हैं। तो इसमें 54.5% जो है आपका महिलाओं को शामिल किया गया है। आगे देखेंगे कि राज्य निवासी महिलाओं को ही अब 35% क्षैतिज आरक्षण दी जाएगी। तो जितने भी राज्य के महिलाएं हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में उनको 35% आरक्षण दिया जाएगा। और जितने भी एग्ज़ाम में, जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरा चुका है उसमें भी दिया जाएगा, रिजल्ट का वेटिंग है उसमें भी जो है आपको 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो आगे क्या बोलते हैं कि राज्य के सरकारी विभाग में जो भी नियुक्ति होगी उसमें सिर्फ बिहार के निवासी के महिलाओं को 35% जो है आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिस परीक्षा का रिजल्ट आना शेष है उसमें भी आपको लाभ दिया जाएगा। यह राज्य स्तरीय से लेकर अधीन सेवाओं तक जो है आपको लागू किया जाएगा। इसमें बिहार के महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर को बढ़ोतरी मिलेगी। दिव्यांगजन पुरुष को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है। आगे देखते हैं कि बिहार के दो स्थल जल विरासत में शामिल है। नेशनल वाटर मिशन के तहत देश की जल विरासतों की सूची तैयार की गई है। इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एवं कल्चर हेरिटेज में इसका जो है आपका चयन किया गया है। देश के 78 जल विरासतों में बिहार के दो जल विरासत को शामिल किया गया है। इसमें बिहार के सासाराम को, बिहार के देश के 78 जल विरासतों में से जो है बिहार के 2 को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला जो हो जाएगा आपका बिहार के सासाराम शेषासुरी का मकबरा को और पटना का अगम कुआं जल विरासत को शामिल किया गया है। आगे देखेंगे कि देश भर में 78 जल विरासतों में महाराष्ट्र आपका टॉप पे है, राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका तमिलनाडु के सर्वाधिक के 7, जबकि मध्य प्रदेश के 6 जल विरासत शामिल है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के जो है आपका 7 जल विरासत स्थल शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के 6 किया गया है। बिहार को 2 किया गया है। बिहार में 2 कौन है? तो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएगा सासाराम वाला, और एक जो है आपका अगम कुआं, पटना का अगम कुआं जल विरासत में शामिल की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिहार में 4 आयोग और मदरसा बोर्ड का गठन। आगे देखते हैं कि जिन 4 आयोगों का पुनर्गठन किया गया है वे निम्न हैं। अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, जिसके अध्यक्ष आपका प्रोफेसर नवीन कुमार आर्य बने हैं। आगे देखेंगे कि बिहार राज्य महिला आयोग, जिसके अध्यक्ष जो आपका अप्सरा मिश्रा बनी है। बिहार राज्य बालक श्रमिक आयोग, जिसका अध्यक्ष आपका अशोक कुमार बादल बने हैं। बिहार राज्य खाद्य आयोग शामिल किया गया है, जिसका अध्यक्ष जो है आपका प्रहलाद सरकार को बनाया गया है। आगे देखेंगे कि मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष जो है आपका परवेज को बनाया गया है। तो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो आपका परवेज को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि राज्य के मजदूरों के मजदूरी में जो है आपका बढ़ोतरी किया गया है। जैसे कि अकुशल मजदूरों की मजदूरी 412 से बढ़ करके कितना कर दिया गया है? 424 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। और सभी श्रेणियों में जो है 12 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। वर्गीकरण श्रमिकों को उसके कार्यों के प्रकृति के आधार पर अकुशल या अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें उनके कार्य के अनुरूप मजदूरी प्राप्त करने में सुविधा होगी। क्या क्या बोला गया है? जैसे कि श्रेणियों के अनुसार दी गई मजदूरी देखेंगे तो देखिए, अकुशल मजदूर को कितना दिया गया है? 424 रुपया प्रदान किया जाएगा न्यूनतम। अर्धकुशल मजदूर को आपको 440 रुपया बोला गया है। कुशल मजदूर को आपको 456 रुपया बोला गया है और अति कुशल मजदूर को जो है आपका 654 रुपया बोला गया है। और नई न्यूनतम मजदूरी दर जो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का वर्क चल रहा है किसी भी सेक्टर में और उसको प्राइवेट मजदूर लेना होगा, तो इसी रेट के अनुसार जो है उसको मजदूरी दी जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन बजट 2025-26। आगे देखेंगे कि ग्रीन बजट 2025-26 क्या क्या बोलना चाह रहा है कि बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला देश बन गया है। तो 2020-21 में ग्रीन बजट की प्रक्रिया को शुरू करने वाला भारत जो है आपका पहला देश बना था, राज्य था। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BRPCB ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ जो है आपका एक समझौता किया है। आगे देखेंगे कि BRPCB राज्य के 23 जिलों में
35 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी के समझौते परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। आगे देखते हैं कि बिहार देश का पहला राज्य है जो आईआईटी कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। इस ग्रीन बजट 2025-26 का प्रावधान देखेंगे कि वित्त वर्ष 2025-26 में हरित बजट के लिए कुल जो है आवंटन आपका 15,588.28 करोड़ रुपये होने का अनुमान हो जाएगा। अब वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में हरित बजट में 12.177% की वृद्धि हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हरित बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि राज्य के टीपीटीए में हरित बजट का हिस्सा 2025-26 में 4.92% रहने का अनुमान है। आगे देखेंगे कि इस वर्ष पर हरित बजट आवंटन मुख्य रूप से श्रेणी ए पूर्णतः समर्पित है, जो कि 90 से 100%, श्रेणी बी अति उच्च जो होता है आपका 70 से 75 से 90%, श्रेणी सी जो होता है उच्च महत्तम 70 से 50 से 75% के अंतर्गत आता है, जबकि राशि क्रमशः जो होता है आपका 5614.44 करोड़ रुपया, 282.29 करोड़ रुपया, 3171.47 करोड़ रुपया। आगे देखते हैं कि बाल कल्याण बजट 2025-26 कि बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया 2023-24 में शुरू हुई है। बाल बजट एक नज़र में देखेंगे कि बच्चों पर कुल व्यय में वर्ष 2013-14 में 7825.70 करोड़ रुपया से 19.43% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ करके 2023-24 में 48,862.0 करोड़ रुपया हो गया है। बच्चों पर प्रति व्यय 2013-14 में 1559 रुपया से 5.9 गुना बढ़ा करके 2023-24 में 9271 रुपया हो गया है। ये जो है आपका पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल बजट योजना का वितरण देखेंगे 2025-26 स्थापना एवं क्रमबद्ध व्यय जो कि आपका 56% होता है। राज्य योजना के अंतर्गत आपका 14% होता है। केंद्रीय प्रायोजन योजना प्लस केंद्रीय क्षेत्रीय योजना आपका 30% होता है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां को देखेंगे तो 2023-24 में बिहार के 95.7 स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। 2023-24 में बिहार के 95.7, इसको ध्यान दीजिएगा कि 2023-24 में बिहार के 95.7 स्कूलों में पेयजल सुविधा जो है आपका उपलब्ध किया गया है। स्कूलों की पाठ्य पुस्तिकाओं में आपदा प्रबंधन पर एक अध्ययन शामिल किया गया है। 2023-24 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन जो हो जाता है आपका 168.31 लाख था, जिनमें 86.67 लाख लड़के के लिए और 81.64 लाख रुपया जो हो जाएगा आपका लड़कियों के लिए किया गया है। आगे देखेंगे जेंडर बजट 2025-26, ये जो हो जाए आपका बिहार वित्त विभाग से लिया गया है। कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं के मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने 2008-9 से जेंडर बजट प्रस्तुत कर रहा था। देखिए बिहार सरकार कब से जेंडर बजट प्रस्तुत कर रहा है तो 2008-9 से प्रस्तुत कर रहा है। 2025-26 में बजट घोषणाओं में कई महिला केंद्रित कार्यक्रमों का प्रस्ताव था। प्रत्येक पंचायत में एक कन्या विवाह मंडप का निर्माण करना होता है। आगे देखेंगे कि प्रमुख शहरों में महिला हाट स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। पटना में एक मोबाइल जिम जो कि आपका जिम ऑन व्हील्स इसको बोला गया है शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को जो है प्रशिक्षण के लिए रखना होगा। सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है। प्रमुख शहरों में पूरी तरह से महिला ड्राइवर और कंडक्टरों द्वारा जो है संचालित पिंक बसें की शुरुआत की जाएगी। महिला ड्राइवरों को व्यावसायिक उपयोगों के लिए व्हीलर खरीदने पर जो है आपका नगद सब्सिडी दी जाएगा। आगे देखेंगे कि प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए वाहन संचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।
ठीक है। छठ पूजा जैसे कि त्यौहार के दौरान धार्मिक पर्यटन योजनाओं शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को सरकारी सहायता से होम स्टे के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। आगे देखेंगे कि सुरक्षा और स्वास्थ्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं छात्रावास की स्थापना और संचालन के लिए अलग अलग नियम और कार्य योजनाएं बनाए जाएंगे। राज्य सरकार पुलिस थानों के पास राज्य सरकार जो है पुलिस थानों के पास आपका संपत्ति किराए पर लेकर महिला कांस्टेबलों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो ये देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जितने भी बिहार सरकार में महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है, महिलाएं अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा महिला पुलिस आपका बिहार में ही देखने को मिल रहा है। तो उसी के मद्देनज़र जो है बिहार सरकार बोल रहा है कि थाना के आसपास ही जो है आपका संपत्ति सरकार खरीद करके और महिलाओं को वहाँ पे आवास आवंटन करवाएगी। आगे देखेंगे कि सरकार कक्षा 1 से 10 तक के सभी समान वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दरों को राशि को दुगना करेगी। आगे देखेंगे बापू टावर को देखेंगे कि 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। इसका मुख्य तथ्य को देखेंगे कि क्या क्या बोला गया है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत है कि यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। कितना भूमि पे बोला गया है, तो 7 एकड़ जो है आपका भूमि पर बना हुआ है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई आपका 102 फीट, मतलब कि 102 फीट 101.87 फीट है। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में एक आयताकार भवन जो कि G+6 शामिल किया गया है। विभिन्न समाचारों में पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई जो है आपका 120 फीट भी बताई गई है। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यह बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव एवं बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित करने का प्रदर्शन किया गया है बापू टावर में। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट को भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत की चढ़ाई गई है। आगे देखेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबा का मुखौटा इंद्रधनुषी रंग में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ा देता है। टावर के 5 रैंप देखेंगे। रैंप 1 देखेंगे कि गांधी जी बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि से संबंधित होता है। रैंप 2 देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध पर भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार देखेंगे। रैंप 3 में आपको दिखाया गया है कि गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला समझौता, नोआखेली यात्रा। रैंक 4 में देखेंगे कि बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात देखेंगे। रैंप 5 में देखेंगे कि गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी की एक आइकन इत्यादि। नोट क्या बोला गया है कि 4 जुलाई 2025 को बापू टावर के 6ठे मंजिल पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मतलब कि 4 जुलाई 2025 को बापू टावर के 6ठे मंजिल पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है आपका प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। एज ए नॉलेज आप याद कर सकते हैं। तीसरे एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि पे सर्वे किया गया था। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हो जाता है, तो बिहार में जल पक्षी की 237 प्रजाति मिली है। इनमें से 19 प्रजाति जो है आपका संकटग्रस्त हैं। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजाति जैसे कि ग्रेट एजुटेंट, कामन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी शामिल हैं। आगे देखेंगे कि प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि के प्रदूषण के कारण आपका खतरे में है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी असर का आकलन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से कि बिहार रामसर स्थल को कवर करेंगे। तो देखिए, बिहार के 2 रामसर स्थल जो कि आपका नागी और नकटी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब बिहार में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 3 है। पहले आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो है नागी और नकटी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से। और टोटल बिहार में रामसर स्थलों की संख्या जो होता है आपका कितना हो गया है, तो 3 हो गया है।
आगे देखते हैं इससे पॉइंट नागिन नकटी रामसर स्थल। यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो कि आपका झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया है। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना एशियाई जल पक्षी जनगणना AWD 2023 के अनुसार यहाँ 7844 पक्षी देखे गए हैं जो कि आपका 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। आगे देखते हैं नकटी वेटलैंड। यह जमुई जिले में स्थित है। यह भी जो है आपका मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना के अनुसार यहाँ 6938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिका और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश वाल्गो अट्टू सहित विश्व स्तरीय संकटग्रस्त प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है। इसको भी जो है आपका 1984 में इस आर्द्र भूमि के पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। और देखेंगे नोट कि बेगूसराय जिले में नोट जो हो जाएगा आपका कि बेगूसराय जिले में कांवड़ झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया है। कांवड़ झील बूढ़ी गंडक नदी के बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। इसको ओक्स बो लेक भी कहा जाता है। तो बिहार में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो आपका 3 हो जाएगा। एक नागी, नकटी और कांवड़ झील 3 को हो गया। आगे देखेंगे श्री सुशील कुमार मोदी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को इनका निधन हो गया था। इनका जन्म जो है आपका 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान 2025 में सम्मानित किया गया है। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हरार के नाम से जाना जाता है विधानसभा से चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। तो 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष जो थे आपका लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक भी लिखे हैं। तो लालू लीला नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो लालू लीला नामक पुस्तक जो है आपका सुशील कुमार मोदी के द्वारा श्री सुशील मोदी के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। वे 1983 से 1986 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था। इनका प्रकाशित पुस्तक जो है क्या बिहार भी असम बनेगा या एक आरक्षण जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, इसको अधिनियम को याद रखिएगा कि सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित संसाधनों के प्रयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय जैसे कि गैर जमानती और गैर सम्मतीय होंगे। अनुसूचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और 10 साल तक की आपका जुर्माना 10 लाख तक के जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवा प्रदत्त फर्म के निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंध या प्रभारी व्यक्ति से 3 से 10 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपया तक आपका जुर्माना उत्तरदायी होगा। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसमें परीक्षा प्राधिकारियों या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है तो संगठित अपराध करता हो तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना आपको दंडित किया जाएगा। आगे देखेंगे कि यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति आपका कुर्की जब्ती की जाएगी और उसे 5 साल तक अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद के नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। देखिए ये तो कानून बन गया। कानून बनेगा, इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं। चोर तो पकड़ाएगा नहीं। तो ये जो कानून सिर्फ एक बन गया है, लेकिन कब इम्प्लीमेंट होगा, कब चोर पकड़ाएगा, कब FIR तो होता ही नहीं है यार इस पे।
आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि बिहार आईटी, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। इस नीति के प्रावधान को देखेंगे कि नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं के न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपया निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। और ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर पर 10 या आधवी ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो कम होगा वही होगा आपका। इस सहायता की कुल जो सीमा जो हो जाएगा 50% या 40 करोड़ रुपये से कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल पर 25% शुल्क सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएमआई के लिए नियुक्त अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज दिया जाएगा। और 30 करोड़ रुपये से अधिक बिहार के निवेश केवल कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। आगे देखेंगे कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। इसमें क्या बोला गया है कि यह अधिनियम बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए आपका भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसका विशेष पॉइंट देखेंगे कि यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसी असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। ओआरपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बिहार असामाजिक तत्वों को जबरन हटाना होगा। आगे देखेंगे कि पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की सख्ती नहीं होगी। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति को निपटाने के लिए रिपोर्ट करेगा। आगे देखेंगे कि बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय परिवर्तन निदेशालय 2024। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना, यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली पर तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने के लिए उसके पता लगाने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है या नहीं। आगे देखेंगे कि आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग के सुधार करना हो जाएगा। राज्य सरकार एक से अधिक क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा समिति की गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंध या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 पहले महीने के लिए जो होता है आपका 10,000 रुपये डिफ़ॉल्टर के लिए हो जाएगा। बाद के महीने के लिए जो हो जाएगा आपका 25,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार नई पर्यटन नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना होगा। इसका प्रमुख प्रावधान जो हो जाएगा आपका कि 10 करोड़ रुपये तक के निवेश में 30% अंशदान अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगा। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश में 25% अनुदान और अधिकतम जो हो जाएगा 10 करोड़ रुपये होगा। आगे देखते हैं कि 50 करोड़ रुपये निवेश में जो हो जाएगा 25% अनुदान, अधिकतम सीमा जो होता है 25 करोड़ होगा। न्यूनतम 75 लाख रुपये के निवेश की वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। आगे देखते हैं कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकसित करना हो जाएगा। जैसे कि सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर और पर्यटन गाइडों के रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। तो बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उसके आर्थिक उत्थानों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना,
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ये सभी योजना जो है आपका बिहार सरकार से हो जाता है। अर्हता क्या बोला गया है इसमें कि आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, ITI होना चाहिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा जो है आपका 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। इसको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। आवेदक अपने जिला में परियोजनाओं की स्थापना कर सकते हैं। वित्तीय सहायता क्या बोला गया है कि आवेदकों को उसके द्वारा चयन किए गए परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजनाओं पर 50% अधिकतम 50% कुल परियोजनाओं पे 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का मुक्त ब्याज युवा उद्यमी योजना के लिए मामले में 1% का ब्याज के साथ साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में आपको दी जाएगी। ये जो आगे देखते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना, इसमें क्या बोला गया है कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारों की कमी लाने के उद्देश्य से बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के उद्घाटन जो हो जाएगा आपका कि 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्य बिंदु इसे देखेंगे कि योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का जो है आपका अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। आगे देखते हैं। प्रथम किस्त जो हो जाएगा आपका कि परियोजनाओं का 25% है, द्वितीय किस्त जो हो जाएगा आपका परियोजनाओं का 50% है और तृतीय किस्त जो हो जाएगा आपका परियोजनाओं का 25% है। आगे देखते हैं कि केवल बिहार के निवासियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन के तिथि को लाभुक को उम्र जो होना चाहिए आपका 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। लाभुक को पारिवारिक आय प्रति माह 6000 से आपका कम होना चाहिए। अब देखेंगे हम कि SDG सूचकांक 4 जो कि आपका 2023-24 में प्रकाशित किया गया था, उसका स्रोत जो होता है आपका नीति आयोग से लिया गया है। इस सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया गया है। इसका आदर्श वाक्य था आपका विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास, इसका जो था आदर्श वाक्य था। इस सूचकांक को नीति आयोग ने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से जारी करता है। राज्यों में प्रथम स्थान पर 29 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल जो है आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। तो उत्तराखंड और केरल जो है आपका SDG में जो हो जाएगा प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार का प्रदर्शन देखेंगे तो बिहार 57 अंकों के साथ पिछले पायदान पर है। झारखंड जो हो जाएगा आपका 62 अंकों के साथ दूसरे पायदान पे है। बिहार जो हो जाएगा 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है और झारखंड जो हो जाएगा आपका 62 अंकों के साथ दूसरा सबसे निचला पायदान पे है। 2020-21 में बिहार का स्कोर जो था आपका 52 था। 2020-21 में कितना था तो 52 था और 2023-24 में जो हो जाएगा आपका 57 हो गया है। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी 50 से 64 के बीच में रखा गया है। SDG 1 में जो हो जाएगा आपका 39 था, SDG 2 में जो हो जाएगा आपका 24 था और SDG 3 में कितना रखा गया था तो 52 रखा गया था और SDG 4 में कितना रखा गया है तो आपका 57 रखा गया है। चारों के चारों आंकड़ा यहाँ पे दे दिया गया। अब ये आंकड़ा जो होता है आपका इतना इम्पोर्टेंट आंकड़ा है कि इसका आंकड़ा को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस आंकड़ा को देखिएगा कि 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे का प्रतिशत 41% है। 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे का प्रतिशत जो होता है आपका 42.90 है। बिहार का मृत्यु दर कितना है तो 118 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर जो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। जीवन प्रत्याशी जो हो जाएगा आपका 69.50 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगा अनुपात जो हो जाएगा 908 हो जाएगा और लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय जो हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। तो अगर SDG के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है और एक न एक क्वेश्चन आपको BPSC में अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट क्या बोला गया है कि आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी जो होता है आपका 88.26 आबादी जो है आपका आधार कार्ड के तहत कवर किया गया है। और SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर जो है आपका 50 से नीचे है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। अब देखेंगे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देखते हैं कि 100वें जन्म वर्ष के पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है। इनके बारे में कुछ तथ्य देखेंगे कि इनका जन्म जो हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1924 को पितौंझिया गांव, अब उनको कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ था। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। उनको जननायक के नाम से लोकप्रिय हैं और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। आगे देखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा से जीत हासिल किए थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहला नंबर जो हो जाएगा आपका कि 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जो है जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 1977 में थोड़े समय के लिए सांसद भी बने थे। और 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता के रूप में हटा दिया गया था। आगे देखेंगे कि इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए थे, जैसे कि 2016 में आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लागू किए हैं। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा दिया। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो है 8% आरक्षण दिया। महिला वर्ग को 3% आरक्षण दिया। और उच्च कोटि के गरीबी को जो है आपका 3% हिस्सा दिया था। किनके द्वारा? तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के द्वारा। आगे देखेंगे भारत रत्न के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पे दिया गया है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। इसकी स्थापना आपका 2 जनवरी 1954 को किया गया था। किसी विशेष रूप से वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक होती है, लेकिन इस वर्ष जो है आपका 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इसमें शामिल कौन कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर शामिल है, लाल कृष्ण आडवाणी शामिल है, चौधरी चरण सिंह शामिल है, PV नरसिम्हा राव शामिल है और MS स्वामीनाथन भी शामिल हैं। आगे देखेंगे कि पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दी जाती है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा और उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता C राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को ये पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। तो 1954 में सबसे पहले जो है आपका C राजागोपालाचारी को दिया गया था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और CV रमन को जो है आपका भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले जो है आपका 49वें व्यक्ति बन गए हैं। आगे देखेंगे कृषि रोड मैप 4। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथे कृषि रोड मैप लागू किया है। इसकी अवधि जो हो जाएगा आपका 31 मार्च 2028 तक होगा। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभांकर माननीय शुभारंभ जो हो जाएगा माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप में जो है आपका 12 विभागों में शामिल किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया है। आगे देखेंगे कि राज्य में बेहतर गुणवत्ता पाने वाले बीज विकसित किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जैसे कि दलहन हो गया, तिलहन, पोषक अनाज के विकसित पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि कृषि के स्वार्गिन विकास के साथ साथ किसानों के आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधे
पौधे का रोपण करेगा, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण करेगा और 1500 हेक्टेयर मीटर पर जल संचयन क्षमता करेगा और ग्रीनलैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे क्या बोला गया है कि इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि टिश्यू कल्चर आधारित पौधशाला की स्थापना की जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वित के फलस्वरूप ऐसे हैं कि जैसे कि 2011-12 में चावल, वर्ष 2012-13 में गेहूं, वर्ष 2015-16 में मोटे अनाज, 16-17 में मक्का हो जाता है और वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं कि कृषि रोड मैप 1 की समय अवधि कब से कब थी, तो इसको भी याद रखिएगा कि कृषि रोड मैप 1 की समय अवधि आपका 2008 से 2012 था। कृषि रोड मैप 2 की समय अवधि जो होता है 2012 से 2017 था और कृषि रोड मैप 3 की अवधि 2017 से 2023 था और कृषि रोड मैप 4 की अवधि जो होता है आपका 2023 से कब तक था, तो 2018 तक था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गुड़ प्रोत्साहन नीति। गुड़ प्रोत्साहन नीति क्या है, तो 1 अक्टूबर 2024 को गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया है। इससे विशेष देखेंगे कि राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमी को योजना का लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दिया गया है। इसमें 50% तक का अनुदान का प्रावधान है। 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज दर में 10% अनुदान भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या बोला गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क देखेंगे, NIRF 2024 में बिहार के प्रदर्शन देखेंगे, जो कि आपका शिक्षा मंत्रालय से लिया गया है। बिहार के शिक्षण प्रदर्शन में देखेंगे तो देखते हैं कि श्रेणी ओवरऑल में पटना IIT को 73वां रैंक दिया गया है और जो है IIMs को जो है आपका 99वां रैंक दिया गया है। इंजीनियरिंग में देखेंगे, इंजीनियरिंग में तो IIT पटना को 34वां रैंक दिया गया है और NIT पटना को 35वां रैंक दिया गया है। प्रबंधन में देखेंगे तो IIM बोध गया को जो है आपका 33वां रैंक दिया गया है और फार्मेसी में देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर को जो है आपका 33वां रैंक दिया गया है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में देखेंगे तो NIT पटना को जो है आपका 27वां रैंक दिया गया है। लॉ में देखेंगे तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जो है आपका 31वां रैंक दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो IIMs पटना को जो है आपका 26वां रैंक दिया गया है और एग्रीकल्चर में देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर को जो है आपका 36वां रैंक दिया गया है। अब देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावना रखा था। आगे क्या बोला गया है कि भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया है। तो भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 को पारित किया गया है और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को दर्जा दिया गया है। इस पॉइंट को BBI मान लीजिएगा। आगे देखते हैं कि इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। इसके वास्तुकार जो है पद्म विभूषण दिवंगत BV दोषी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया है, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाले सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया गया है। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैला जल निकायों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने का निवास स्थान है। आगे देखेंगे कि पूरा विश्वविद्यालय आपका 455 एकड़ में फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया है। इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और इसके कुलाधिपति जो हो जाएगा आपका प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है
कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, लोक सेवा योजना, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि में आयोजित पीटी प्रारंभिक में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को योजना को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसमें दिया गया है कौन सा कि प्रतियोगिता परीक्षा का नाम दिया गया है, उसमें जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम दिया गया है और प्रोत्साहन राशि दी गई है। जैसे कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी नई दिल्ली संस्था होना चाहिए और उसमें जो है आपका 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा जब पीटी पास कीजिएगा। तो आगे क्या बोला गया है कि भारतीय नियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा, इसका एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। अगर पीटी पास होते हैं तो 75,000 रुपया आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपका सीडीएस पास होते हैं, सीबीआई पास होते हैं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो कि आपका यूपीएससी नई दिल्ली, तो इसके लिए जो है आपका 50,000 रुपया दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एनडीए एवं नौसेना अकेडमी के प्रथम चरण लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो यूपीएससी लेती है उसमें आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक उत्तीर्ण परीक्षा होते हैं तो ये बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है तो उसमें आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पास होते हैं तो उसमें भी जो है आपको संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर झारखंड से पास हो, आप बिहार के निवासी हैं और झारखंड में जेपीएससी में फर्स्ट पास होते हैं तो आपको जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपया दिया जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि अगर ग्रेड बी के अधिकारी परीक्षा एसबीआई एवं अनुसूचित व्यावसायिक बैंकें जैसे कि प्रोबेटनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, एलआईसी सहायक प्रशासनिक परीक्षा में प्रारंभिक उत्तीर्ण परीक्षा में जो है आपका अगर आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी के द्वारा अगर पीटी पास होते हैं तो आपको 30,000 रुपया दिया जाता है। अगर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में अगर एसएससी के द्वारा जो लेती है उसमें भी जो आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। रेलवे के विभिन्न भर्ती बोर्डों के द्वारा आयोजित तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगर होना चाहिए बिहार रेलवे बोर्ड होना चाहिए उसमें भी जो आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें किन व्यक्तियों को दिया जाएगा उसको हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में असमंजस बना रहेगा कि हम रेलवे पास होते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल प्रोत्साहन योजना। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये सभी को जैसे जैसे पास होते हैं उनको राशि दिया गया जैसे कि आपको हम बताएं। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। बिहार करेंट अफेयर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, बिहार एसएससी भी से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इससे ज़रूर जुड़ें और इसको देखें। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।